على محمد. कहां गायब हो गया अमेरिका का B-2 बॉम्बर? क्या ईरान ने मार गिराया अमेरिका का मारक हथियार? क्या है अमेरिका के सबसे ताकतवर वेपन की मिस्ट्री? 13 जून से 24 जून तक दुनिया ने उस जंग को देखा है जिसमें ईरान, इजराइल और अमेरिका ने अपने बारूदी कारखाने के सबसे ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्हीं हथियारों में से एक नाम है उस B-2 बॉम्बर का, जिसका इस्तेमाल ईरान की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स पर किया गया। विनाश के इसी विमान से ईरान में तबाही की पटकथा लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ अब ये नहीं है। कहानी यह है कि जिस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को ईरान के खिलाफ अंजाम दिया गया, उस ऑपरेशन के बाद से एक B-2 बॉम्बर गायब है। और इसी गायब विमान की पहेली को दुनिया समझना चाहती है। लेकिन इसे समझने के लिए शुरू से उस मिशन की पूरी कहानी समझनी होगी, जिस मिशन की नींव ईरान के खिलाफ इजराइल ने 13 जून को रखी थी। यह मिशन था ऑपरेशन राइजिंग लायन। जब दुनिया के कई हिस्से चैन की सांस ले रहे थे, उस वक्त सेंट्रल एशिया के ईरान में अचानक सायरन गूंजने लगे। इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत की थी। यह मिशन था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ, ईरान के वैज्ञानिकों के खिलाफ और खामनेई के करीबियों के खिलाफ। उस दिन इजराइल ने ईरान पर जोरदार हमले किए, जिसमें ईरान ने अपने कई परमाणु वैज्ञानिकों को खो दिया। हमले में ईरान के कई बड़े कमांडर मारे गए और बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया गया। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकी। जवाब में ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 3 की शुरुआत की गई। ईरान की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर धुआंधार बमबारी की गई। भले ही इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रहीं। البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد. ये सब कुछ 20 जून तक ऐसे ही चलता रहा। पर्दे के पीछे से अमेरिका लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन बार बार अमेरिका की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा था कि अगर न्यूक्लियर डील के लिए ईरान राजी हो जाता है तो ये उसकी भलाई के लिए होगा, और अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा। लेकिन ईरान पर अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। और फिर 21 जून से 22 जून के बीच एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन को शुरू किया गया, जिस ऑपरेशन को अमेरिका ने नाम दिया मिडनाइट हैमर। इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान के सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट्स की तबाही। और इस मिशन के लिए अमेरिका ने चुना अपने सबसे भरोसेमंद हथियारों को, B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बम। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस B-2 बॉम्बर के जरिए इस्फहान, नतांज और फोर्दो न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया। उन पर बंकर बस्टर बम बरसाए गए। इस दौरान 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, 14 GBU-57 MOP बम, 30 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और 125 विमानों का इस्तेमाल कर ईरान के परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। अमेरिका ने चतुराई भरी रणनीति और डिकॉय का इस्तेमाल कर ईरान की रक्षा प्रणालियों को चकमा दिया, जिससे ईरान कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाया। दावा किया जाता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को
तबाह करने के बाद ये सातों B-2 बॉम्बर्स बिना किसी नुकसान के अमेरिका वापस लौट आए। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है और एक नई कहानी शुरू होती है। कहानी एक B-2 बॉम्बर के गायब होने की। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक B-2 बॉम्बर वापस बेस नहीं लौटा। ये कोई आम विमान नहीं था। B-2 जो रडार की पकड़ को चकमा दे सकता है, जिसकी कीमत $2 बिलियन है और जो अमेरिका की सैन्य ताकत का सबसे सीक्रेट वेपन है। फिर यह सवाल उठा कि वो गया तो गया कहां? क्या ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने उसे गिरा दिया या अमेरिका खुद इसे सीक्रेट रख रहा है? इस रहस्य से पहले भी इतिहास में कई लापता विमान जुड़े रहे हैं, लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि पूरी रणनीति है। क्या ट्रंप के नेतृत्व में हुई एक खुफिया कार्रवाई फेल हो गई? अगर नहीं तो सवाल वही कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी वो 7वां B-2 बॉम्बर कहां है? ये सवाल दुनिया इसलिए उठा रही है क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार इस मिशन के सफलतापूर्वक पूरा होने का दावा किया जा रहा था। इस गायब B-2 बॉम्बर ने अब अमेरिका और ईरान के बीच एक नई साजिश भरे अध्याय की शुरुआत की है। तो क्या वाकई ईरान के डिफेंस सिस्टम ने B-2 बॉम्बर को धराशायी कर दिया? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए ईरान के डिफेंस सिस्टम को भी समझना होगा। दावा किया जाता है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम हाल के वर्षों में बेहद हाईटेक हो चुका है। खासतौर पर बावर 373 और खुदार्द 15 बेहद एडवांस है। माना जाता है कि ये रूस के S-300 के जैसी काबिलियत वाले डिफेंस सिस्टम है। क्या इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम से B-2 बॉम्बर को लॉक करके गिरा दिया गया? ये विमान से जुड़ा रहस्य इसलिए और ज्यादा गहरा गया है क्योंकि अमेरिका खामोश है। न पेंटागन से विमान की गुमशुदगी पर कोई खबर है और ना ही व्हाइट हाउस से। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि B-2 बॉम्बर ने टेक ऑफ के बाद रेडियो सिग्नल बंद कर दिए और फिर उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्ट्रेटेजिक लीकेज है। अमेरिका अपने असफल मिशन को छिपा रहा है। दूसरी तरफ ईरान का चेहरा खिला हुआ है। खामनेई ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से तेज करने का ऐलान कर दिया है। به مراکز هسته‌ای ما حمله کردند که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اونچه که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره در صورتی که تعرضی صورت بگیره. هزینه دشمن هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. من تأکید میکنم که جمهوری اسلامی هرگز در پی تسلیحات هسته‌ای نیست و نیز هرگز از حق ملت خود در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای چشم پوشی نخواهد. यानी ईरान इस गुमशुदा बॉम्बर को अपनी जीत के सबूत के रूप में देख रहा है। अगर ईरान ने सच में B-2 बॉम्बर को गिराया है तो ये सिर्फ टेक्निकल जीत नहीं, ये ईरान की साख की जीत है, उसके डिफेंस सिस्टम की ताकत की जीत है। यही वजह है कि अब वॉशिंगटन की चुप्पी और तेहरान की चुनौती इस रहस्य को और गहरा बना रही है। इन सवालों के बीच ही गजा में एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। नेतन्याहू जो हमास को मिटाने की बात कर रहे थे, अब 60 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सीज फायर का जिक्र किया। मेरे प्रतिनिधियों ने आज गजा पर इजरायलियों के साथ एक लंबी और प्रोडक्टिव बैठक की। इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए जरूरी शर्तों पर सहमति जाहिर की है। इन 60 दिनों के दौरान हम इजराइल हमास युद्ध को खत्म करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व की भलाई के लिए हमास इस डील को स्वीकार करेगा।
क्योंकि इससे बेहतर स्थिति नहीं होगी। ये सीज फायर कब हुआ? ठीक उसी वक्त जब ईरान को लेकर अमेरिका के मिशन पर सवाल उठने लगे। यही नहीं, खामनेई की प्रॉक्सी वॉर रणनीति, हूती, हिजबुल्लाह और हमास तीनों ने मिलकर इजराइल को कई मोर्चों पर थका दिया। और जब नेतन्याहू ने सीज फायर कहा है तो तेहरान जश्न में है। खामनेई ने एक तरह से मान लिया है कि गाजा में ईरान की जीत हुई है। अमेरिका ने इस बीच सीरिया पर से प्रतिबंध भी हटा दिए, शायद क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए। लेकिन असली संदेश ये गया कि ईरान अपने ट्रैक पर डटा है और उसके प्रॉक्सी इजराइल को घायल करने में जुटे हैं। نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله। यमन से एक के बाद एक मिसाइल और ड्रोन हमले, वो भी ऐसे समय पर जब ईरान और इजराइल में 12 दिन की जंग के बाद सीज फायर है और दुनिया गाजा में शांति बहाली की उम्मीद कर रही है। ये सब दिखा रहा है कि ईरान के प्रॉक्सी नियमों से नहीं, एक सीक्रेट मिशन के हिसाब से चल रहे हैं। सीज फायर की आड़ में हमला कर हूती ये दिखा रहे हैं कि वो सिर्फ गाजा के लिए नहीं, बल्कि ईरान के विस्तारवादी मंसूबों के लिए भी लड़ रहे हैं। ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حساسة تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة। ईरान के प्रॉक्सी के लगातार बढ़ते ये हमले इजराइल की चिंता की वजह बन गए हैं। यही वजह है कि इजराइल भी ईरान पर आरोप लगा रहा है कि उसके बनाए संगठन उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उन्होंने लेबनान, इराक और यमन में उन प्रॉक्सी ताकतों को खड़ा किया, लेकिन उन पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं है। और जब हमने ईरान की ज्यादातर क्षमताओं को खत्म कर दिया, तब भी हमने देखा कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ हो। और जब हमने ईरान की ज्यादातर क्षमताओं को खत्म कर दिया, तब भी हमने नहीं देखा कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ हो। यानी अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। एक तरफ ट्रंप है जो गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम का ऐलान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खामनेई है जो इसे ईरान की बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बात सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रही है वो है अमेरिका का गायब हुआ B-2 बॉम्बर। क्योंकि ये कोई मामूली घटना नहीं है। जब अमेरिका जैसे देश के सबसे गोपनीय और भरोसेमंद हथियार का कोई अता पता न हो और व्हाइट हाउस तक खामोश हो, तो ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं रहती, ये एक बड़ी साजिश बन जाती है। क्या ईरान को लेकर ट्रंप और इजराइल की तरफ से जो तस्वीर दिखाई जाती रही है, उस तस्वीर का रंग अलग है? क्या ईरान ने अपनी मिसाइल शील्ड से उस बॉम्बर को गिरा दिया, या अमेरिका खुद उसे छिपा रहा है ताकि एक बड़ी रणनीति की नाकामी सामने ना आ सके? जो भी हो, ये राज अभी परतों के नीचे दबा है, लेकिन कब तक, यही सवाल अब बाकी है।